हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग सेकंड के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रैवर्सिंग के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रैवर्सिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली थी कि ट्रैवर्सिंग क्या होते हैं, ट्रैवर्सिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमने इसके प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें जानकारी ले ली थी। आज हम बात करेंगे कि ट्रैवर्स को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, हमने जान लिया कि ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन किन तरह से हम ट्रैवर्स बनाते हैं, किस किस तरह से कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रैवर्स बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। तो आप लोग भी अगर अभी तक नहीं देखे हैं उस लेक्चर को, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रैवर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। हमको साइड पर मिल गया कि ये ट्रैवर्स दिया गया, हमको ड्राइंग दे दी गई, अब इसको क्या करना है, हमको साइड पे प्लॉट करना है। तो उसको किस तरह से हम प्लॉट करें। प्लॉट मतलब क्या होता है, अंकन करना। अंकन करना मतलब क्या होता है कि जैसे ड्राइंग बना हुआ सेम वैसे हमको साइड पर ले जाके बना देना, वो क्या होता है, हमारा अंकन करता है, जिसको हम प्लॉटिंग बोल देते हैं। क्या प्लॉटिंग बोल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, तो क्या हेड हो जाएगी हमारी की ट्रैवर्स प्लॉटिंग। ये हमारी आज की पहली हेडिंग है, क्या ट्रैवर्स प्लॉटिंग। आज हम प्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रैवर्स होते हैं वो उनको कैसे हम प्लॉट करते हैं, कैसे साइड पर उसको उतारते हैं ड्राइंग को देख के, और उसमें जो एरर्स आते हैं उनको एरर को कैसे हम नेगलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी होती है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ट्रैवर्स प्लॉटिंग। प्लॉटिंग मतलब क्या हो गया कि क्षेत्र कार्य पूर्ण हो जाने के बाद चक्रम का अंकन किया जाता है। ठीक है, अंकन कार्य शुरू करने से पहले चक्रम की रैखिक एवं कोणीय मापों की शुद्धता जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि जब हमको क्या क्या हमको काम दे दिया गया, अब हमने क्या क्या साइड पे उसको प्लॉट कर दिया, वो ट्रैवर्स हमने साइड पे बना दिया, तो उसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रैवर्स का जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 2n-4 × 90 ये होता है। और अगर बाह्य कोणों का योग देखें तो 2n+4 × 90। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये ट्रैवर्स के जो आंतरिक कोण होते हैं और जो बाह्य कोण होते हैं, इसको इनर एंगल बोल सकते हैं, सम ऑफ इनर एंगल ऑफ ट्रैवर्स, इसको सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ ट्रैवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। तो जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे प्लॉट करेंगे। अगर हमको प्लॉट करने के लिए दे दिया गया है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके दो विधियां हमारे पास होती हैं, दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कि एंगल एंड डिस्टेंस मेथड और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट्स मेथड। ठीक है, एक क्या होता है, इसके लिए प्लॉटिंग के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, अंकन की दो विधियां हैं। अंकन की दो विधियां हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रैवर्स प्लॉटिंग। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रैवर्स प्लॉटिंग। फर्स्ट मेथड इज, जिसको हम बोलते हैं रैखिक कोण एवं दूरी विधि। कोण एवं दूरी विधि मतलब कि एंगल एंड डिस्टेंस मेथड। और सेकंड क्या आता है हमारा, निर्देशांक विधि। क्या, निर्देशांक विधि, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स मेथड। निर्देशांक विधि, जिसको हम क्या, कोऑर्डिनेट मेथड।
ये दो मेथड्स हमारे पास होते हैं किसके, ट्रैवर्सिंग को प्लॉट करने के लिए। अगर हमको साइड पे प्लॉट करना है तो उसके दो मेथड्स हमारे पास होते हैं। अगर कोण एवं दूरी विधि जो हमारे एंगल एवं डिस्टेंस मेथड की बात करते हैं तो ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमको क्या करना होता है कि जो कोण एवं दूरी विधि इसमें हम कोण मापते हैं और डिस्टेंस मापते हैं किसके द्वारा, या तो हम आप प्रोट्रैक्टर जानते हो क्या, चांदा द्वारा माप लेंगे, या फिर क्या करेंगे हम कॉर्ड जो होता है उस जीवा जो होती है किसकी, जो हमारा क्या सर्कल की जीवा होती है, ऐसे क्या करते हैं हम जो ट्रैवर्स मार रहा है उसकी जीवा, हम उसके जीवा के द्वारा क्या करते हैं कोण एवं एंगल मापते हैं, उसका एंगल एवं डिस्टेंस मापते हैं, या फिर स्पर्श, ठीक है, टेंजेंट डालकर क्या करते हैं उसकी दूरी एवं कोण को क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं और ट्रैवर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जनरल मेथड है ये, इसको मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें 3 मेथड्स आ जाते हैं, लिख देते हैं इसको हम। फर्स्ट इज ठीक है, इसमें पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा कि चांदा विधि। ठीक है, चांदा विधि जिसको हम बोल देते हैं, प्रोट्रैक्टर मेथड। फिर दूसरा हमारा स्पर्शीय विधि, जिसको हम टेंजेंट मेथड, या फिर लिख सकते हैं बाई प्रोट्रैक्टर, बाई टेंजेंट, और जो लास्ट हमारा आ जाता है वो क्या, जीवा विधि। जिसको हम बोल देते हैं कॉर्ड मेथड। ये 3 मेथड हमारे पास होते हैं। अब चांदा विधि में क्या करते हैं हम कि चांदा को जैसे क्या हुआ, एक लाइन हमको पता होती है, एक लाइन तो हम कहीं भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, चांदा रखेंगे और जितने एंगल पे रहेगा ड्राइंग में, क्योंकि हमारा ड्राइंग है, ये ड्राइंग में, ये ड्राइंग पे छूट रहेगी, हमको साइड पे ये चीज़, जैसे ये ड्राइंग पे कुछ इस तरह से मान देते हैं, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये कितने एंगल पे ये है, ठीक है, ये तो हम यहाँ से हमको लिखा रहेगा, यहाँ से हमको क्या करेंगे, इसको चांदा द्वारा, या फिर हमको इस पे से इस पे जब बनाना है तो क्या करेंगे हम चांदा द्वारा उस पर क्या करेंगे एंगल मापेंगे, उसके बाद ड्रॉ करके जितनी लंबाई रहेगी चेन द्वारा माप करके क्या करेंगे लंबाई को उतनी काट लेंगे। फिर इसी तरह से ये डिस्टेंस, फिर इसी तरह से ये डिस्टेंस, इसी तरह से ये डिस्टेंस, ये क्या हमारा चांदा विधि हो गया। ठीक है, क्या चांदा विधि, प्रोट्रैक्टर मेथड हो गया। इसी तरह ठीक क्या स्पर्शीय विधि होता है, स्पर्शीय विधि में क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के अनुसार क्या करते हैं, तो जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, चांदा विधि जो होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि इसकी जानते हैं आप, जो क्या बोलते हैं कि जो लिस्ट काउंट होता है चांदा का वो बहुत मतलब कम नहीं होता है, कि इसमें 10 से 15 मिनट तक ही माप सकते हैं, जबकि क्या होता है कि थोड़ा जो यंत्र होता है उसमें 20 सेकंड तक मापा जा सकता है। ठीक है, इसलिए चांदा विधि जो होता है वो बहुत ज़्यादा परिशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो स्पर्शीय विधि होता है ये थोड़ा सा परिशुद्ध हो जाता है किसकी तुलना में, चांदा विधि की तुलना में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमको पता होता है कि tan थीटा, जैसे स्पर्शीय विधि टेंजेंट में थोड़ा आ रहा, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हम लंब का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास आ जाएगा, आधार इंटू tan थीटा। अब जो भी हमको ये पता है, इसमें से बेस हमको पता है, ये बेस पता मान लेते हैं इसको, और ये जो एंगल है इस एंगल को मापेंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी हमको पता चल जाएगी। इस तरह से क्या करते हैं इसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा हमारा स्पर्शीय टेंजेंट मेथड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉर्ड मेथड होता है, कॉर्ड मेथड क्या होता है कि इस विधि में रेखाओं का अंकन बगैर कोण मापन किया जाता है। ठीक है, इसमें कोण मापन नहीं करते, क्योंकि ये कॉर्ड विधि नाम से पता चल रहा है कि कॉर्ड विधि है, जीवा द्वारा क्या करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक रेखा क्या मान लेते हैं, ठीक है, ए बी है, क्या हम पढ़ रहे हैं कि जीवा विधि, जीवा विधि में क्या करेंगे,
ठीक है। क्या होता है कि मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ये लाइन जिसको हम मान लेते हैं, ये हमारी लाइन मान लेते हैं ए भी है, और इस पर एक लाइन ये है ए, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हम डी मान लेते। तो ये कितना होगा, क्या करेंगे, कॉर्ड एक जीवा, ठीक है, ऐसे चाप लगाएंगे और इसकी जीवा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसकी जीवा फाइंड आउट करेंगे तो ये जितनी दूरी हमको काटना है, डिस्टेंस जितना रहेगा उतने का क्या करेंगे, हम इस पर चाप लगाएंगे और उस चाप के क्या करेंगे, एक दूसरे को चाप का जो पॉइंट जहाँ पे ये कट करेगा इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला देंगे। तो ये क्या होता है कि ये जो चाप कटेगा, ये जो चाप कटेगा ना, ये जो चाप कटेगा ये क्या होता है, सर्कल का ही पार्ट होगा। तो सर्कल के जब एक एंड को दूसरे एंड से मिलाएंगे तो ये क्या हमारी जीवा कहलाती है, क्या कॉर्ड कहलाती है, ये क्या कॉर्ड कहलाती है। तो यही हमारी कॉर्ड मेथड हो जाता है कि जितना डिस्टेंस आपको चाहिए होता है उतने डिस्टेंस का क्या करते हैं, हम चाप लगा के उसके बाद कट कर लेते हैं और सीधी लाइन को मिला देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, कॉर्ड मेथड हो जाती है। वैसे ये आपके एग्जाम में वैसे नहीं आता, आपके एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन जो आते हैं वो निर्देशांक विधि कोऑर्डिनेट्स मेथड्स के द्वारा आते हैं। ये पहला मेथड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं निर्देशांक विधि की। ठीक है, निर्देशांक विधि की बात करते हैं। बात करते हैं निर्देशांक विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स मेथड। अब इसमें ये आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो कंफर्म है आना आपके एग्जाम में। क्वेश्चन अगर ट्रैवर्स से बनता है तो या फिर स्टेडियम मेजरमेंट से आएगा या तो इससे आता है, क्या, कोऑर्डिनेट्स मेथड से। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम चक्रम की संगणना मतलब कि कंप्यूटेशंस करेंगे। क्या कंप्यूटेशन, ट्रैवर्स कंप्यूटेशन क्या करेंगे। तो निर्देशांक जो होता है वो दो प्रकार के से मतलब कि व्यक्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स मेथड, क्योंकि ये मेथड बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेट्स आप जानते होंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपने 9th 10th से क्या और पहले से ही पढ़ा होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब माइनस आपको पता होना चाहिए, माइनस किस में, माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस मतलब चिन्ह आपको पता होना चाहिए, जिसका उपयोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको चिन्ह जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। ठीक है, मतलब कि अब आप चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होता है। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, क्या, जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा, और जो लेफ्ट साइड ली जाती है वो निगेटिव ली जाती है। तो इसमें देखना ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें ये लेफ्ट साइड है, इसमें ये राइट साइड है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या एक्स एक्सिस को लिखा जाता है, फिर वाई को लिखा जाता है। कई लोगों को तो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा पहले लिखेंगे, एक्स वाला रीडिंग पहले लिखेंगे या फिर वाई वाला रीडिंग पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वाली रीडिंग लिखते हैं। जैसे आपको क्या होता है कि अगर 3 गुणे 2 का कोई स्क्वायर दिया गया है, या सॉरी रेक्टेंगल दिया गया है, तो 3 क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है और 2 क्या होता है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इस तरह से बनता है। इसी तरह सेम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को हम लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या हमारा यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस, और इसमें दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है, और इसमें क्या, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये आपको जो साइन है, ये साइन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रैवर्स किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, उसका लैटिट्यूड, उसका डिपार्चर, जिसको हम भुजांक और अक्षांश बोलते हैं, ये हमारा अक्षांश हो गया और ये क्या होता है, भुजांक हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं कि अक्षांश हमारा क्या होता है और भुजांक क्या होता है। अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसी में आप एक हेडिंग डाल लीजिए, क्या, ट्रैवर्स कंप्यूटेशन।
चक्रम चक्रम संगणना, ये हेडिंग आप लोग बना लीजिए और इसमें एक हेडिंग डालिए लैटिट्यूड, अक्षांश। अब अक्षांश क्या होता है अगर इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जो लैटिट्यूड होता है, अब अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, अब देखते हैं ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हमारा क्या किया जाता है, जो रीडिंग ली जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो रीडिंग दी जाती है उसको क्या हम अक्षांश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या, याम्योत्तर, ठीक है। जो याम्योत्तर के समांतर दिशा में नापी गई निर्देशांक लंबाई को क्या होता है कि हमने बताया ना कि नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, जो एनएस डायरेक्शन है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं याम्योत्तर के दिक्मान या फिर याम्योत्तर के समांतर मापी गई लंबाई को अक्षांश कहते हैं। क्या, याम्योत्तर के समांतर मापी गई लंबाई को क्या मतलब कि अक्षांश बोलते हैं, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अगर क्या करते हैं कि इसको मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में मापते हैं, ठीक है। आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। क्या कि यदि लैटिट्यूड नॉर्थ डायरेक्शन में मापा जाता है, यदि अक्षांश उत्तर दिशा में मापा जाता है तो इसे उत्तरोत्तर या फिर नॉर्थिंग बोलते हैं। क्या, नॉर्थ ही बोलते हैं, कहते हैं। इसी तरह से अगर वो लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यदि अक्षांश दक्षिण दिशा में मापा जाता है तो इसे दक्षिणोत्तर, क्या दक्षिणोत्तर बोल देते हैं या फिर साउथी बोल देते हैं, ठीक है। दक्षिणोत्तर कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, याम्योत्तर, सॉरी अक्षांश हो गया। ये हमारा क्या, अक्षांश हो गया। अब इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं कि डिपार्चर की बात करते हैं, डिपार्चर जिसको हम भुजांक बोल देते हैं। भुजांक क्या होता है, अगर भुजांक की डेफिनेशन देखना चाहें तो याम्योत्तर के लंबवत दिशा में मापी गई जो डायरेक्शन होगी, ये हमारी लैटिट्यूड हो गई, ये डिपार्चर हो गई, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, ये स्मॉल एल कहलाता है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल एल मान लेते हैं, ए क्यू मान लेते हैं, पी मान लेते हैं,
ठीक है, ये हमारा डिपार्चर होता है, ये लैटिट्यूड होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हमारे, इसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई अक्षांश लैटिट्यूड। अब आप इतना आगे नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसको हम डिपार्चर बोल रहे हैं। या म्योत्तर के लंबवत दिशा में मापी गई दूरी या फिर लंबाई लिख सकते हैं, डिपार्चर भुजांक, ठीक है। भुजांक कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, डेफिनेशन होगी किसकी, भुजांक की और अक्षांश की। अब इसी तरह से बोल सकते हैं पूर्व दिशा में मापते हैं, मतलब कि इधर मापते हैं, अगर ये होगा ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा ईस्ट वेस्ट, ये हमारा क्या नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट हो गया। अगर हम ईस्ट की दिशा में मापते हैं, उत्तरी दिशा में मापते हैं, तो ये क्या हमारा क्या ईस्टी कहलाएगा, ठीक है। क्या हमारा ईस्टिंग कहलाएगा, और इधर मापेंगे तो हमारा वेस्टिंग कहलाएगा, ठीक है। उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ मापेंगे तो पूर्वी, और पश्चिम की तरफ मापेंगे तो पश्चिमी कहलाएगा। ये दो हमारे क्या हो गए, इसी तरह से डिपार्चर हो गए। जैसे हमने लैटिट्यूड पढ़ा दो तरह से, एक नॉर्थी दूसरा साउथी, इसी तरह से डिपार्चर भी होता है। एक कैसा होता है, एक ईस्टिंग होता है, दूसरा वेस्टिंग होता है, ठीक है। ये हमारे क्या डिपार्चर हो गए। अब अगर बात कर लेते हैं, माना अगर इसको मान लेते हैं ए बी, ये पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो ए बी जो लंबाई है, ए पी जो रेखा है, इसका जो इसकी लंबाई कितनी होगी, क्या करना हमको, जैसे क्या होता है कि हमको मापना होता है कि तिरछी लंबाई हमारी अक्सर होती है। जब भी हम कुछ बनाते हैं, जैसे कोई क्या कहते हैं कि कोई ट्रैवर्स बना रहे, तो ऐसा तो है ना कि सारी लंबाई ऐसे रहेगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे तो रहेगी नहीं, लंबाई में तिरछी रहेगी। तो क्या करके उसको हम ऐसे क्या करते हैं, लैटिट्यूड और डिपार्चर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हमारा, अब इसको हम क्या करके लैटिट्यूड और डिपार्चर में डिवाइड कर देंगे, और ये एंगल मापेंगे, ये थीटा एंगल, और ये लंबाई, ठीक है। ये लंबाई हमको दी रहेगी। चलिए आगे भी समझ में आएगा आपको, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्या है जो बात कर रहे हैं। तो ये ए बी जो लंबाई, अगर इसकी हमको लंबाई ज्ञात करनी है, जो तिरछी लंबाई ए बी लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला क्या आ जाता है कि एल बराबर, इसको हम, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। माना ए बी एक रेखा है, माना ए बी एक रेखा है जिसकी लंबाई एल, एल क्या करनी है हमको ज्ञात करनी है, फिर समान तथा समानी दिक्मान तथा समानी, तो जो दिक्मान डेक्लिनेशन दिया गया है, दिक्मान थीटा है। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा हमारा, L बराबर ए क्यू, और ए क्यू, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ये जो थीटा है, इस थीटा के लिए क्या होगा हमारा कॉस थीटा हो रहा है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण, ये क्या होता है हमारे पास कॉस थीटा बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हमारा कर्ण पता है हमको, अगर थीटा यहाँ बना तो ये बेस हो जाता है, लेकिन थीटा यहाँ पे बना तो बेस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर, ठीक है,
ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर हमारा कॉस, अगर हम कॉस थीटा यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें, कॉस थीटा बराबर ए क्यू अपॉन में ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये बेस अपॉन में ये जो हमारा कर्ण है ये हो जाएगा। तो ए क्यू हमारे पास पता है एल और ए बी पता है स्मॉल एल, कॉस थीटा। हमको क्या ज्ञात करना है, कैपिटल एल, मतलब कि लैटिट्यूड ज्ञात करना है। तो एल कॉस थीटा, ये हमारे पास लैटिट्यूड निकल के आ गया, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास लैटिट्यूड निकल के आ गया कि कितना लैटिट्यूड इसका होगा। सेम इसी तरह के डिपार्चर की बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल डी की बात करते हैं। कैपिटल डी क्या है हमारे पास, कैपिटल डी है हमारे पास ए पी, ए पी। अगर ए पी को हमको फाइंड आउट करना है तो ए पी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, साइन थीटा यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। चूंकि क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये लाइन और ये लाइन समांतर, और थीटा जो यहाँ पे बना है, थीटा वही थीटा सेम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। वही थीटा सेम यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा, जब ये थीटा यहाँ पे बनेगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, तो थीटा यहाँ पे बना तो ये लंब हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा बराबर ए पी अपॉन में ए बी। तो साइन थीटा बराबर ए पी डी है हमारे पास, ए बी एल है, तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक। ये क्या होगा हमारे पास, लैटिट्यूड और डिपार्चर निकल के अगर हमको फार्मूला दे दिया गया कि कह दिया गया क्वेश्चन इसमें किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन भी हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी आपको भी बताएंगे हम। फिलहाल इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको ये स्मॉल एल थीटा का मान दिया रहेगा, आपको डिपार्चर और लैटिट्यूड निकालने के लिए बोल देगा, या फिर ऐसे डिपार्चर आपको दे देगा और थीटा का मान देगा, बोल देगा ये एल का मान निकाल के बताइए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमको क्या करना है, एल का फार्मूला निकालना है। एल हमको डायरेक्टली निकालना है। एल हमारे पास डी दे दिया गया और कैपिटल एल लैटिट्यूड और डिपार्चर दे दिया गया, बोल दिया गया हमको स्मॉल एल निकाल के बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, क्या करेंगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है, दो को क्या करेंगे, एक से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। अगर क्या है हमारे पास tan थीटा का मान, या फिर क्या कहता है कि समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, तो क्या होगा, d बाई एल इक्वल टू एल साइन थीटा और डिवाइडेड में एल कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा बराबर क्या, d बाई एल। ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के, एक नया फार्मूला निकल के आ जाता है। अब अगर हमको l ज्ञात करना है ना, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 का यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो इधर से एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, उधर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है, तो एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल एल स्क्वायर। यहाँ से क्या एल वाला निकल के आ जाएगा, रूट में कैपिटल एल का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला निकल के
आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस भी आप सभी के एग्जाम्स में आते हैं कि कभी कभी ये कुछ वैल्यूज इसमें से दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, डिपार्चर ज्ञात कीजिए, लैटिट्यूड ज्ञात कीजिए, इन सबको आपसे पूछता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ अलग, ये तो क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात हुई केवल, सारी चीज़ें क्या पॉजिटिव आ रही हैं। अगर क्वाड्रेंट को चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को चेंज कर देंगे तो वैल्यू भी क्या होगी हमारी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस क्वाड्रेंट में देखें तो साइन का चेंज होगा, क्या होगा, साइन किसका चेंज हो रहा है, यहाँ पे साइन देख रहे हैं आप, किसका चेंज होगा, ये साइन हमारी चेंज होगी, किसकी, एल की साइन चेंज हो रही है, मतलब कि लैटिट्यूड वाली साइन चेंज हो रही है। तो कैपिटल एल वाला जो है ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये प्लस का रहेगा, फिर इसमें दोनों माइनस रहेगा और इसमें क्या होगा, एक केवल माइनस रहेगा। इसमें कौन सा माइनस हो जाएगा हमारे पास, इसमें ये डिपार्चर माइनस है, तो डिपार्चर और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, बाकी सब पॉजिटिव रहेगी। इतना आप लिख सकते हैं खुद से, आई होप की। ठीक है, अब आ जाता है कि डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिपेंड, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ये तो किसकी बात की, लैटिट्यूड और डिपार्चर की बात हो गई। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि आश्रित, हिंदी क्या हो जाएगी, एक मिनट बताते हैं, स्वतंत्र कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरा होगा क्रमागत कोऑर्डिनेट, जिसको हम कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट या फिर आश्रित कोऑर्डिनेट, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डिपेंडेंट और कॉन्जिक्यूटिव। क्या हो जाएगा, क्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्या होता है, नाम से पता चला, डिपेंडेंट, डिपेंड है किस पे डिपेंड है, डिपेंड है, और दूसरे से क्या पता चला, क्रमागत है, क्रम से आने वाले, मतलब कि ये जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट इसके पिछले वाले इसके कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, डिपेंड होगा। और ये डिपेंडेंट का मतलब है कि पिछले वाले, अपने पिछले वाले, ये तो डिपेंडेंट करा कि डिपेंड होगा, किसी और पे डिपेंड होगा अपने कोऑर्डिनेट को ज्ञात करने के लिए। इन कॉन्जिक्यूटिव क्या रहा, क्रमागत, इसके पहले, जस्ट पहले, मतलब कि दोनों मिला के अगर देखते हैं डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसे कोऑर्डिनेट, ऐसे निर्देशांक जो अपने जस्ट पहले वाले कोऑर्डिनेट पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, वो हमारे क्या डिपेंडेंट और कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये क्या हो गया कि कॉन्जिक्यूटिव या फिर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अगर बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है कि जब कहते हैं माला रेखा के सभी स्टेशन की निर्देशांक की गणना एक सर्वनिष्ठ मूल बिंदु से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसके पहले वाले कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड है, लेकिन दूसरा अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का कि इसका जो क्या होता है, इसका जो स्टेशंस के निर्देशांक की गणना क्या होता है, एक सर्वनिष्ठ मूल बिंदु के संदर्भ में करते हैं। इसका एक सर्वनिष्ठ मूल बिंदु, जैसे ये सारा डिपार्ट हो गया, ये मूल पॉइंट हो गया, ये इसी पॉइंट से क्या होगा, सभी तरह ये क्या करते हैं, डिपार्चर, लैटिट्यूड सब ज्ञात करते हैं इसी एक की तुलना में। ठीक है, क्या करते हैं, इसी एक की तुलना में ज्ञात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो जाता है। अगर हमको क्या करना है, माला रेखा जो ट्रैवर्स है कि अंतिम बिंदु का भुजांक यहाँ पे ज्ञात करना हो, ठीक है, अंतिम बिंदु का भुजांक या फिर अक्षांश ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आएगा।
अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लें तो वो क्या हो जाएगी, आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्या लिख सकते हैं कि माला रेखा के अंतिम बिंदु का भुजांक, माला रेखा जिसको हम ट्रैवर्स बोलते हैं, माला रेखा के अंतिम बिंदु का भुजांक या अक्षांश। क्या करना है, जो माला रेखा है, जो हमारा ट्रैवर्स बनाया जा रहा है, उसका जो लास्ट पॉइंट, एकदम लास्ट पॉइंट है, उसका अगर हमको क्या करना है, लैटिट्यूड और डिपार्चर ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके जो पहले बिंदु का जो संपूर्ण हमारा अक्षांश या फिर भुजांक होगा, ठीक है, हाँ, पहले बिंदु का अक्षांश या भुजांक, और प्लस में क्या करेंगे, पहले बिंदु का अक्षांश या भुजांक प्लस में सभी जो अक्षांश हैं, सभी अक्षांशों एवं भुजांकों का बीजगणितीय योग। क्या बीजगणितीय योग, ये क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है अगर हमको लास्ट पॉइंट का क्या करना है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ज्ञात करना है, उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, आप इसको नोट पॉइंट करके नोट कर सकते हैं। ये क्या होगा, हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हो गए। जैसे क्या होता है, हमको क्वेश्चंस कैसे आते हैं अगर उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की एक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कोई क्वेश्चन हमारे पास P और Q दो बिंदु हैं और उनके निर्देशांक हमको पता है। ठीक है, दो बिंदु, उनके निर्देशांक हमको पता है। दो बिंदु हमारे पास हैं P और Q, इनके निर्देशांक क्या है हमको पता है। कौन कौन से निर्देशांक हमको पता है, एक नॉर्थिंग का और दूसरा ईस्टिंग का। जो P का जो निर्देशांक है वो कितना है, 742.25, और जो ईस्टिंग है वो 838.25। ठीक है, और जो Q का है 978.40, और जो ईस्टिंग का इसका 515.60। ठीक, ये निर्देशांक हमारे पास पता। अब इससे हमको क्या करना है, लैटिट्यूड और डिपार्चर ज्ञात करना है PQ लंबाई का। ठीक है, तो क्या करना, माना जो माला रेखा PQ है, ठीक है, की लंबाई L तथा थीटा सामान्यतिक मान है। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। चूंकि क्या है कि नॉर्थिंग और ईस्टिंग दोनों का दिया गया है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, अगर हमको लैटिट्यूड और डिपार्चर ज्ञात करना है तो अगर लैटिट्यूड ऑफ PQ ज्ञात करेंगे तो नॉर्थिंग ऑफ Q माइनस नॉर्थिंग ऑफ P, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास लैटिट्यूड और डिपार्चर भी इसी तरह से क्या हो जाएगा। चूंकि क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थिंग दोनों का दिया गया है, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमको क्या डिपार्चर, सॉरी लैटिट्यूड पता चलेगा, और ईस्टिंग मतलब कि डिपार्चर दिया गया है दोनों का डिपार्चर याद करेंगे तो हमको मेन डिपार्चर पता चल जाएगा। इसलिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो 978.40 माइनस 742.25,
इसको माइनस करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना निकल के आएगा 236.15 प्लस का ये आएगा। ठीक है, जो लैटिट्यूड और डिपार्चर होता है इसको हम हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, चिन्ह के साथ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। और दूसरा क्या, डिपार्चर ऑफ PQ की बात करते हैं तो ईस्टिंग ऑफ Q माइनस ईस्टिंग ऑफ P, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरा 515.60 माइनस 838.2, ये कितना निकल के आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट 322.60 ये निगेटिव में हमारा आएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, ये डिपार्चर जो हमारा ये निगेटिव में आ रहा है और लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, अगर इसकी बात कर देते हैं तो डिपार्चर हमारा माइनस किस में होगा, ये हमारा डिपार्चर होता है। ठीक है, ये डिपार्चर होता है, ये तो इधर माइनस हो, कहीं पे इधर ये बनेगा। ठीक है, अब क्या करना हमको, यहाँ पे एंगल ज्ञात करना और एल ज्ञात करना है, तो इसको भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा कुछ बनेगा ये, तो अगर फाइंड आउट करते तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारे पास L/D। अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया, तो L कितना है 236.15 और डिवाइडेड बाई 322.6, ये निगेटिव है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो ये कुछ हमारा 53 डिग्री 48 मिनट, ये कुछ हमारा थीटा का मान निकल के आएगा। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये तुरंत आपको आ जाएगा आंसर। और अगर हमको L, ये L ज्ञात करना, तो L कितना हो जाएगा, रूट में L² प्लस D²। ठीक है, तो ये L² कितना है 236.15 का स्क्वायर और प्लस में 322.6 का स्क्वायर करेंगे। जब ये इसको जब टोटली सॉल्व करेंगे तो ये L का मान जो निकल के आएगा ये कुछ आएगा 399.8 मीटर। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये 399.8 मीटर, ये कुछ आपका निकल के आएगा स्मॉल L का मान और थीटा का मान। ठीक, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, चलिए क्लोजिंग एरर क्या होता है। जैसे क्या होगा, कोई हम ट्रेवर्स बना रहे हैं और उसमें क्लोज करते हैं, जैसे कोई क्लोज ट्रेवर्स बना रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम कोई क्लोज ट्रेवर्स बना रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारा क्लोज ट्रेवर्स बना रहे हैं, इस तरह से हमारा बनना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना बन करके ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक, अब ये कितना अंतर है, क्या ये कुछ कितना अंतर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है, ये कितना अंतर आएगा, इसको हम ई से बोल देते हैं। ठीक है, ये कितना अंतर आएगा यही हमको ज्ञात करना है। तो ये क्लोजिंग एरर क्या होता है कि हमको इतना ज्ञात करना था लेकिन हमारा इतना ही आया। तो अब ये कितना एरर है, इसको एरर कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, अगर उसकी बात करते थे तो एक जो क्लोज ट्रेवर्स में क्षेत्र में मापे गए कोणों एवं दूरियों में कुछ अशुद्धियां होने के कारण क्या होता है, सामान्यतः अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से नहीं मिल पाती। अगर कोई अशुद्धि होता है कि जब इसको मापते हैं कोण में और या फिर लंबाई में कोई अशुद्धि आ गई तो क्या होता है, ये मिलता नहीं है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट से नहीं मिलता है। तो क्या होता है, ये अशुद्धियाँ यही हमारी क्या क्लोजिंग एरर कहलाती हैं। ठीक है, इनको अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके लिए क्या करेंगे। चलिए बात करते हैं क्लोजिंग एरर है। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, क्या क्लोजिंग एरर्स, क्लोजिंग एरर। अब इसको हम ए डैश नाम दे देते हैं और ये जो ई इसको नाम मतलब ये जो लंबाई है इसको ई बोल देते हैं। ठीक है, चाहे ए डैश लिखें चाहे ई लिखें, बातें की होता। ठीक है, ये हमारी कुछ
एरर आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा लैटिट्यूड हो जाएगा, ये डिपार्चर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या लैटिट्यूड हो जाएगा, ये हमारा डिपार्चर होगा। ये हमारा चूँकि बहुत छोटा है इसलिए डेल्टा एल और डेल्टा डी लिखते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड और डिपार्चर को करते हम डेल्टा एल और डेल्टा डी लिख देते हैं इसको। तो ये कितना होगा, ठीक है। लैटिट्यूड और सॉरी चूँकि एंड पॉइंट है, ठीक है, तो एंड पॉइंट हमने आपको होता है समेशन ऑफ एल और समेशन ऑफ डी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए डैश का मान अगर ज्ञात करते हैं तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। ए डैश का मान अगर आपको ज्ञात करना है, यहाँ से इसको हम ई से लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी का स्क्वायर। ये ए डैश का मान यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा क्या हमारे पास आ जाएगा, अगर tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो समेशन ऑफ एल बाई समेशन ऑफ डी। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला, सॉरी डिपार्चर हमेशा ऊपर रहेगा और लैटिट्यूड हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कि कोई भी एरर, क्लोजिंग एरर है तो अगर हमको लैटिट्यूड जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड हम ज्ञात कर लेंगे और समेशन ऑफ डिपार्चर ज्ञात कर लेंगे और उसके द्वारा क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा के हम दोनों का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, अगर हमको पता है चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं, ये क्लोजिंग एरर कैसे हम खत्म कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको समेशन ऑफ लैटिट्यूड ज्ञात करना और समेशन ऑफ डिपार्चर ज्ञात करना और उन दोनों को ज्ञात करके इस फार्मूले रख देना। तो आपको ये थीटा पता चल जाए, कितना थीटा ये एंगल होना चाहिए था, ये एंगल कितना होगा जिससे आके मिल जाए, और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, कितना एरर आ रहा है उसमें, कितनी डिस्टेंस का एरर आ रहा है और कितने एंगल्स का एरर आ रहा है, दोनों को हमको पता चल जाएगा और हम फिर बाद में उसको जाके सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि एरर जो हमारे होते हैं, ठीक है, एक चीज़ और इसमें एक नोट पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि अगर कहीं कोई क्लोजिंग एरर नहीं आ रहा, जो क्लोज ट्रेवर्स है कोई एरर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे समेशन ऑफ एल और समेशन ऑफ डी बराबर 0 होना चाहिए। अगर समेशन, ये एक देखिए चेकिंग के लिए भी कर सकते हैं, अगर कोई जैसे क्या कर रहे हैं, हम कोई ट्रेवर्स बना रहे हैं, ट्रेवर्स हमने बनाया और वो आके मान लेते हैं मिल गया, जैसे हमने ये ट्रेवर्स बना लिया, ये हमने बना तो लिया, ये आके मिल गया, लेकिन हमको चेक करना है कि ये सही ट्रेवर्स बना है कि नहीं, या फिर कहीं हमने मिस्टेक करके बनाए, तो हम समेशन ऑफ लैटिट्यूड ज्ञात करेंगे, ये हमारा 0 होना चाहिए, और इसी तरह से समेशन ऑफ डिपार्चर भी ज्ञात करेंगे, तो ये भी हमारा 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों 0 आ रहा है तो मामला सही है, अगर नहीं 0 आ तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। आप अगर बोर ना हो रहे हैं तो हम आगे बढ़े, ठीक है, बोरिंग तो नहीं फील हो रहे हैं ना, हाँ, नहीं तो घर घर की बातें भी आप करने लगते हैं और आप सोने लगते हैं, वीडियो लंबी हो जाती तो क्या होता है, लोगों को नींद आने लगती है, फिर वो सोने लगते हैं, वीडियो देखते देखते क्या होता है, सो जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना हमको, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर बात करते हैं सर्वे में, ठीक है, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अगर बात करते हैं जो ये एरर आते हैं, ये एरर भी हमारे 2 तरह के आते हैं, एक तो एंगुलर एरर हो सकता है और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, बियरिंग एरर हो सकता है। एक तो एंगुलर एरर हो सकता है और दूसरा बियरिंग एरर हो सकता है, मतलब कि एक तो हमारा क्या होता है कि लैटिट्यूड या फिर डिपार्चर में कोई गड़बड़ी आ गई और दूसरा हमारे क्या थीटा में कोई एरर आ गया, तो वो हमारा एंगुलर एरर कहलाया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि एंगुलर, अब एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर कैसे करेंगे और एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग एरर कैसे करते हैं हम। एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर्स, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर की बात करते हैं अगर, तो किसी मालर रेखा के सभी अंतर्गत कोणों का योग हमने आपको बताया था, ठीक है। एंगुलर एरर की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या करेंगे, 2n अंतर्गत कोणों का योग 2n - 4 × 90 ज्ञात करेंगे, ठीक है। 2n - 4 × 90 ये होना चाहिए, ठीक है, वास्तव, ठीक है। यदि जोड़ों का योग इतना है, ठीक है, 2n - 1 × 90 के बराबर होता है सभी कोणों का योग, जो भी हमारे पास, चूँकि एंगल होगा हमें पता होगा,
तभी तो सब क्या करेंगे, हम ये बना सकते हैं। तो इन सभी का योग ज्ञात करेंगे और इस फार्मूले से क्या करेंगे, एंगल ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, तो 2 × 5 - 4 × 90, तो यहाँ से ये 6 × 90, ये 540 एंगल आ गया, डिग्री आ गया। अब इन सभी का योग इतना अगर नहीं है तो वहाँ पे क्या, हमको जो क्लोजिंग एरर हम कर रहे हैं वहाँ पे हमको एंगुलर एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। वहाँ पे हमको थीटा ज्ञात करना, ना कि वहाँ पे हमको ई ज्ञात करना, वहाँ पे हमको थीटा ज्ञात करना। और अगर बियरिंग एरर की बात करते हैं, ठीक है, ये जो कोणीय त्रुटि का मान जो होता है वो उपकरण के लीस्ट काउंट, जो कोणीय त्रुटि मान है कितना अलाउ हम करेंगे, कि इतना अगर एरर रहेगा थोड़ा बहुत, जैसे क्या होता है कि अलाउबल तो होता है ना, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि परमिसिबल जो एरर है, परमिसिबल क्लोजिंग एरर है, वो कितना होना चाहिए। तो परमिट कितना, थोड़ा बहुत तो रहेगा, परमिट कर सकते हैं, तो वो कितना परमिट हम करेंगे, अगर उसकी बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारा, लीस्ट काउंट और इनटू में √n। अगर इतना एरर है, ठीक है, अगर ट्रैवर्स में इतना एरर है तो हम अलाउ करेंगे कि हाँ इतना एरर तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एरर आता है, इससे ज़्यादा एरर इसमें आ जाता है, तो हम अलाउ नहीं करेंगे, तो हमको पूरा फिर से ट्रैवर्स बनाना पड़ेगा, मतलब पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, मेहनत गई पानी में हमारी। लीस्ट काउंट किसका ले रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, जिस उपकरण से क्या कर रहे हैं हम ये बना। जैसे हम थियोडोलाइट चला तो वहाँ पे 20 सेकंड लिस्ट काउंट होता है, तो लिस्ट काउंट वहाँ पे 20 सेकंड लिया जाएगा। एन क्या है आप जानते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग की बात कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रथम देखा कि बियरिंग में संशोधन कितना हो जाएगा, अगर जैसे क्या हुआ, एरर आ गया, हमने लास्ट में क्या किया कि हमको एरर आ गया इसमें बियरिंग एरर, तो फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन के एरर में जो एरर आएगा उसका जो एडजस्टमेंट करेंगे वो E/n लिखते हैं। सेकेंड दूसरी लाइन में 2E/n लिखते हैं सॉरी, फिर तीसरी लाइन में 3E/n लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से nवें लाइन में क्या करेंगे, NE/n लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा बियरिंग एरर कहलाता है। बियरिंग एरर क्या होता है इसकी बात करते हैं। हमारा जो अंतिम देखा कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में जो अंतर है वो 180 में ई की त्रुटि आ रही है, ठीक है। 180 डिग्री में जो दो अंतर है, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो अंतर होता है, ठीक है, उसमें ई की त्रुटि आ रही है। तो माला रेखा में भुजाओं की जो संख्या है और n होगी, तो ये हमारे क्या करते हैं, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक लास्ट शेडिंग इसमें आ जाती है। लास्ट क्या, अभी और 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो 2 टॉपिक्स बच रहे हैं, इनको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर कोई वीडियो आपको पसंद आई है, जो जानकारी हमने दी आपको आपकी समझ में आई होगी और आपको अच्छे सारी चीज़ समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, लेक्चर्स को समझा होगा और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।